हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल शाक्य और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज उसकी सेकंड क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। जो भी हमारे मेजरमेंट के जो भी सिस्टम थे जो जो भी सिस्टम थे वो पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बाद में जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम बना या एसआई सिस्टम कहें, उसको एसआई कहें या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एक ही बात है। उसमें जो भी क्वांटिटीज़ बनी और उसमें जो भी क्वांटिटीज़ बनी वो किस बेसिस पे जो भी उनके यूनिट डिसाइड किए गए कि यूनिट उनके कितने होने चाहिए और क्या होना चाहिए। आज हम सब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो सभी लोग बच्चे ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। देखिए हमारे सिस्टम्स जो भी हमारा अर्ली टाइम था, जब धीमे धीमे हमारा जो भी मानव समाज है या जो भी हमारा ह्यूमन सोसाइटी जो भी धीमे धीमे जब डेवलप हो रहे थे हम सभी लोग, और हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा था धीमे धीमे। देखिए हर जगह पर अलग अलग कल्चर था हर कंट्री में, और हर कंट्री में अलग अलग। तो हर जब कल्चर अलग था तो सीधी सी बात है उनके अपने मेजरमेंट के तरीके भी अलग अलग होंगे। कहीं पे कुछ तरीके से मेजरमेंट हो रहा है, कहीं किसी पे कहीं कोई फुट ले रहा है, कहीं कोई सेंटीमीटर ले रहा है, कहीं कोई मीटर ले रहा है, कहीं कोई ग्राम ले रहा है। तो इस तरह से जो भी है हम हर जगह अलग अलग तरीके से मेजरमेंट कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि जब धीमे धीमे हम आगे बढ़ने लगा, सब साइंस टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे बढ़ी और कमर्शियल वर्क इंडस्ट्रियल वर्क जब ये सब की हम ज़रूरत पड़ी और हम थोड़ा जब बिजनेस वगैरह करने लगे, तब हमें एक सिस्टम की जब हमें एक मेजरमेंट की एक सिस्टम की नीड महसूस हुई, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलिए फिर कुछ ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे कि हर जगह हम कहीं भी जाएं तो हमें वही उसी बेसिस पे हम मेजरमेंट करें और आराम से मेजरमेंट, जिससे कि हम कोई भी चीज़ का लेन देन कर सकें, हमें हर जगह ईज रहे, यानी कि सुविधा रहे, ईज ऑफ मेजरमेंट रहे, या फिर हमें जो भी है सुविधा रहे अपने हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए सिस्टम लाया गया जिसको कहा जाता है सीजीएस सिस्टम। जो भी अलग अलग जगह पर जो भी सिस्टम चल रहे थे उसमें का एक ये था पहला सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। अब ये सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस है हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। पहले मेनली तीन जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं हमेशा से ही। जो वो कौन कौन सी थी ये मैं रफली बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो थी हमारी लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। ये हमारी जो क्वांटिटीज थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। तो इन्हीं के हिसाब से ही तो हमने जो सिस्टम के नाम रखे वो भी इन्हीं के हिसाब से रख दी, इनके यूनिट्स के हिसाब से। कैसे? लेंथ किसमें नापी जाती है? सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में, ठीक। तो लेंथ के लिए क्या लिया? सेंटीमीटर, मास के लिए लिया ग्राम और टाइम के लिए लिया सेकंड। इसमें क्या था, हमें कोई भी लेंथ लेनी है हम सेंटीमीटर में नाप लेते थे, वेट नापना है या कोई भी मेजरमेंट मास वगैरह करना है नापना है ग्राम में हो गया, टाइम सेकंड में तो था ही, वो टाइम सेकंड में हमेशा से ही ठीक रहा है। फिर क्या हुआ कि जब बारी, अब हाँ इसका एक जो, अब हर सिस्टम के कुछ ना कुछ एडवांटेज भी थे और डिसएडवांटेज भी थे। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ। इट वॉज ए मैट्रिक सिस्टम, ठीक। अब मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? देखिए मैट्रिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि हम अपने जो भी यूनिट्स हैं उसको लोअर से हायर या हायर से लोअर में डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के द्वारा उसको कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि मान लीजिए वहाँ हमारा लगा है 100 सेंटीमीटर, अगर इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये क्या बन जाएगा? 1 मीटर। और इसी में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में अब 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर कितने होते हैं? 10। अगर 100 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा? 1000 मिलीमीटर। तो ये था हमारा मैट्रिक सिस्टम और इसमें जो कन्वर्ट यूनिट्स को कन्वर्ट करना बहुत ईजी था, ठीक। तो हमने क्या किया, तो यही जो था हमारा सेंटीमीटर, ये जो था हमारा सीजीएस सिस्टम,
तो ये इसका एडवांटेज तो ये हो गया मैट्रिक सिस्टम, लेकिन डिसएडवांटेज ये था, इसमें मेजरमेंट की जो यूनिट थे बहुत छोटे थे। अब ऐसे ही समझ लीजिए, अगर हमें ये इस बोर्ड की अगर हम मान लीजिए हमें विड्थ नापनी है, अब कितने सेंटीमीटर होगी? एक जो छोटी सी स्केल होती है, जो एक हमारी इतनी से एक हमारी हथेली के बराबर या फिर कह दीजिए इतनी ही बड़ी होती है, मार्कर के साइज जितनी, वो होती है लगभग 15 सेंटीमीटर वो होती है। जब वो इतनी सी छोटी, वो इतनी है 15 सेंटीमीटर। अब आप समझिए अगर हम सेंटीमीटर में इसको नापेंगे तो ये कहाँ तक जाएगी? तो क्या था, वो हमारा डिसएडवांटेज था। तो इसीलिए क्या था, इसमें जो थे मेजरमेंट के जो यूनिट थे वो बहुत स्मॉल थे, इसीलिए फिर ये सिस्टम ज़्यादा चल नहीं पाया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि द यूनिट्स इन दिस मेजरमेंट वर वेरी स्मॉल। द यूनिट्स इन दिस मेजरमेंट, या फिर लिख देंगे द यूनिट्स इन दिस सिस्टम, लिखिए मेजरमेंट नहीं, द यूनिट्स इन दिस सिस्टम वर वेरी स्मॉल। ठीक है, इन दिस सिस्टम वर लिखिए या आर लिखिए, सिस्टम वर वेरी स्मॉल। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है लेकिन काम चल जाना चाहिए। वर वेरी स्मॉल, वर वेरी स्मॉल। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा सीरियस सिस्टम, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग अभी। ठीक, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद ये याद रखना है, जो भी है सिर्फ लेंथ, मास और टाइम की हैं ये सब यूनिट। अब इसके बाद एक हमें मिला दूसरा फुट पाउंड सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसमें एडवांटेज तो थे ही नहीं। मैं इसको, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रख करता हूँ। ठीक, तो यहीं पे लिख लेते हैं, पूरा नहीं। ये हो गया सेकंड, और अब यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, तो फुट एफपीएस सिस्टम में क्या था, फुट पाउंड सिस्टम। फुट क्या है, फुट है लेंथ, पाउंड क्या है, पाउंड है वेट। आपने कभी कभी सुना होगा कि ये कहाँ का सिस्टम था, ये जहाँ, ये ज़्यादातर ब्रिटिश सिस्टम था। ये जो एफपीएस सिस्टम था, ये एफपीएस सिस्टम ये कैसा था, ब्रिटिश सिस्टम। हम पे जिन्होंने राज किया वो ब्रिटिशर्स ही थे। तो जो ब्रिटिशर थे जब वो यहाँ से गए तो ये सिस्टम हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में रहा, क्योंकि वो ब्रिटिशर इसको ही यूज़ करते थे। तो हम भी आजकल, आपने आपने भी सुना होगा काफ़ी, हम भी, हमारे यहाँ आज भी काफ़ी चीज़ें फुट में नापी जाती हैं, और कुछ चीज़ों का वजन भी पाउंड में कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो एफपीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम ये क्या था, फुट पाउंड सिस्टम। ठीक है, फुट, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। लेंथ फुट में नापी, मास पाउंड में, टाइम सेकंड में। अच्छा, इसका एडवांटेज तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन बस उसकी एक क्वालिटी बता देते हैं कि हाँ, कि ये नॉन मैट्रिक था। इट वाज ए नॉन मैट्रिक सिस्टम। अब नॉन मैट्रिक क्या, नॉन मैट्रिक इसलिए था, देखिए ऐसे, मैट्रिक में क्या था, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा उनको लोअर से हाईयर पावर में या हाईयर से लोअर पावर में उनको कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, जो भी उसकी यूनिट्स होती थी। अब इसमें क्या था, नॉन मैट्रिक क्यों था, इसको हम सिंपल डिवीजन के थ्रू या सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू नहीं कन्वर्ट कर, इसको, ये इतना कॉम्प्लेक्स था, इसको याद रखना बहुत मुश्किल पड़ता था। अब एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, अगर मैं सिर्फ लेंथ का एग्जांपल लूँ, तो 1 फुट, 1 फुट में इंच कितने होते हैं, 12 इंच। ठीक, फिर 1 इंच में सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर, अब ऐसे करके अब आप ये समझ लीजिए कि 1 फुट हमें चीज, अब आप बताइए क्या आप, अब इसको अगर 1 इंच को फुट में कन्वर्ट करें, फिर डिवाइड किस में करें, 1/12 में। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 1 फुट नहीं है, यहाँ 0.25 फुट है, फिर मतलब इससे जो था ना, इससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि इसे कन्वर्ट करने में बहुत हमें दिक्कतें आ रही थी।
ठीक है। तो ये क्या था, यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा जिसकी वजह से ये सिस्टम भी फेल रहा है। अब हाँ, बेस हमारे जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादातर अभी भी इसको यूज़ कर लेते हैं फुट वगैरह, हालाँकि कुछ चीज़ें जो फुट में ही नापी जाती हैं, वो प्रैक्टिकल यूनिट्स हो जाएँगे, ठीक है? अब कुछ चीज़ों को तो नापना ही है उस तरह से। तो जैसे कि कहीं-कहीं आपने देखा होगा ज़मीन वर्ग फुट वगैरह में, ठीक है? तो उसी तरह से कुछ जो प्रैक्टिकल यूनिट हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें जो था, इसमें इसके डिसएडवांटेज बहुत थे कि क्योंकि इससे जो था डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था, ठीक? तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद 1 सेकंड रुक जाइए सभी लोग। ओके, अब ठीक है। हाँ, तो हमने कहा था, तो 1 फुट 12 इंच 1 इंच, हाँ, तो इस तरह से अब ये तो इसमें डिफरेंस, हाँ, नॉन मैट्रिक सिस्टम, ठीक। अब आप समझ गए डिसएडवांटेज इसके क्या थे, इसको ईज़िली आपस में एक-दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। इसमें हमें देखिए, अब हम हर चीज़ थोड़ी याद रखेंगे, है ना? ये सिंपल डिवीज़न, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ये तो हमें याद रहेगा कि चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, मीटर को अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय, ओह सॉरी, डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या था, अब इसमें सबकी अलग-अलग संख्याएँ याद रखनी थी, सबके अलग-अलग नंबर्स हमें याद रखने पड़ते थे, तो ये सिस्टम भी कुछ ज़्यादा चल नहीं पाया। अब सॉरी, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब एक तीसरा सिस्टम आया, वहीं से नींव पड़ी एसआई सिस्टम की, ठीक है? तो तीसरा सिस्टम कौन-सा है हमारा? तीसरा है एमकेएस सिस्टम, सभी लोग नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे है, ठीक? आप सभी लोग वीडियो पॉज़ करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ़ करता हूँ। तो हमारा फिर आया एमकेएस सिस्टम। अब सभी बच्चे जानते हैं एमकेएस सिस्टम क्या होता है, बहुत ही सरल है। एमकेएस सिस्टम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। और वीडियो आजकल इसलिए थोड़ा लेट हो जा रही है क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत है, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अब वीडियो जो भी दिक्कत है वो कुछ दिनों में ठीक हो जानी चाहिए। तो हमारा थर्ड था एमकेएस सिस्टम, एम के एस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम और सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड। अब देखिए एक चीज आपने देखी होगी, सेकंड हर जगह कांस्टेंट रहा। वो इसलिए क्योंकि सेकंड जो था वो अपने आप में परफेक्ट था, हमें टाइम का जो भी मेजरमेंट करना था उसमें सेकंड हमेशा ही परफेक्ट रहा। तो इसलिए सेकंड को कभी नहीं किसी ने भी बदला, किसी भी सिस्टम में सेकंड को तो नहीं बदला गया। इसकी कोई दिक्कत नहीं थी, सब दिक्कत जो लेंथ और मास की यूनिट्स की थी, वो सारी दिक्कत इन दोनों की यूनिट्स की थी, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें क्या था, ये सिस्टम काफ़ी बेहतर था। इसमें क्या था, ये मैट्रिक तो था ही था, इसमें जो क्वांटिटीज़ जो भी ली जाती थी, मीटर अच्छी खासी डिस्टेंस थी, इससे आराम से मेज़रमेंट हो जाता था। किलोग्राम भी मेज़र करने के लिए इसकी जो क्वांटिटीज़ जो थी, इनके जो यूनिट थे ये काफ़ी बेहतर थे। किलोग्राम भी अच्छे से हमें कोई भी चीज़ लेनी तो क्वांटिटी ठीक क्वांटिटी में हमें मिल जाती थी। इससे मेज़रमेंट आसान हो गया। तो ये क्या, इसको भी लिख दीजिए, इट वाज़ ऑल्सो ए मेट्रिक सिस्टम और it was also a metric system, ठीक है। और इतना ठीक रहेगा इसके लिए, ठीक। अभी इसमें इतना ही लिखेंगे क्योंकि इसके आगे थोड़ी डिटेल की एक चीज़ और लिखनी है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड में क्या था, हमें सबसे बड़ा ये राहत ये थी कि इसकी जो क्वांटिटीज़ थी वो मेज़र करने के लिए परफेक्ट थी, और जितना उसमें जो थी उसकी क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा छोटी थी ना बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जितनी हमें नीड होती थी उतने के लिए परफेक्ट थी। 1 मीटर अगर देखें तो 1 मीटर इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होगी, ठीक है। अगर नापें इस तरह से तो 1 मीटर से कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो लगभग 1 मीटर ही होगी। तो इस तरह से हमें कोई भी चीज़ मेज़रमेंट करना होता था, तो इससे हमें मेज़रमेंट में बहुत आसानी हुई। मीटर हुआ, किलोग्राम हुआ, सेकंड हुआ। सेकंड तो हमेशा था ही, किलोग्राम कोई चीज़ लेनी किलो में,
तो यहाँ से फिर अब साइंटिस्ट को लगा ये सिस्टम बहुत बेहतर है, तो उन्होंने क्या किया, फिर इस तरह से रिसर्च चलती रही। फिर एक हमारी मीटिंग हुई जिसको कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये साइंटिस्ट ने एक मीटिंग करी, और यहीं पे एक हमने एक जो जो भी साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया। तो वो मीटिंग का, तो वो जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका ये नाम था कि जनरल जनरल कॉन्फ्रेंस जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ, हाँ ऑफ या ऑन ऐसे ही कुछ है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई किस पे, वेट्स ऑन मेजर, वेट्स एंड मेजर्स के बारे में, वही मेजर का या मेजरमेंट। ये कब हुई थी, 1971 में। ठीक है, ये हुई थी हमारी 1971 में, और इसी में हाँ ये हुई थी हमारी 1971 में, और इसी से जो भी था, इसी से हमारा जो यहीं पे डिसाइड कर दिया गया, यहीं पे हमारी, ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये मीटिंग करी गई, उसी में ये डिसाइड कर दी गई कि हमारी 7 क्वांटिटीज़ होंगी, उनके बेस उनकी एक यूनिट होगी, और उनका एक सिंबल होगा, और वो किस बेसिस पे चुनी जाएंगी ये भी डिसाइड हो गया। ठीक है, ये भी जिस बेसिस पे चुनी गई, तो यहीं से 7 क्वांटिटीज़ प्लस 2 सप्लीमेंट्री, जो 2 सप्लीमेंट्री मैंने बताई थी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, हाँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो जो बताई थी, तो वो डिसाइड हो गई। ठीक है, तो सबको लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम जो भी बना वो क्या था। ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, और मैं इसके आगे बढ़ता हूँ अब। ठीक है, तो फिर बारी है अब इंटरनेशनल सिस्टम की। अब देखिए, अब बारी है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या नाम दिया गया, तो उसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, जो सिस्टम हमारा 7 यूनिट्स का बना उसको नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल। ये उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में था। ठीक, डी यूनाइट्स। ठीक है, उसको ये नाम दिया गया, और इसमें से क्या उठा लिया, एस और आई, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, एस आई सिस्टम, एस आई सिस्टम। और इंग्लिश में इसको क्या कह दिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम में क्या था, हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना, इसमें 7 बेसिक क्वांटिटीज थी। ठीक है, और अभी इतना लिखने के बाद जब मैं आपको अभी बताऊंगा जो 7 क्वांटिटीज के बारे में, सप्लीमेंट्री हैं वो तो ठीक है, अब मैं जब ये बताऊंगा तब आप सबको एक मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक उठानी पड़ेगी। और एनसीईआरटी की जब बुक उठाएंगे आपको, तो पहला ही पेज है जिसमें इसके राइट साइड में एक टेबल बनी हुई है, वो मैं दिखाना चाहूँगा सभी लोग। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, तो ये मुझको बुक से इसलिए बताना है क्योंकि ये नॉलेज वाली चीज़ है, और इस ये भले ही एग्ज़ाम में आए या ना आए, नहीं आती है शायद, शायद नहीं आती ही नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक में, तो इस तरफ एक टेबल बनी हुई है अलग से। ठीक है, इसमें दी गई हैं 7 क्वांटिटीज, और उनकी जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये मैं डेफिनेशन एक एक करके आपको बताऊंगा, और मैं बताऊंगा आखिर इसका बेस क्या लिया गया, किस बेसिस पे चुनी गई है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मैं एक एक करके सारी क्वांटिटीज लिखूंगा, उनका यूनिट लिखूंगा, उनका सिंबल लिखूंगा। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या। तो मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक, तो सभी लोग जो है, ये तो चीज़ नॉर्मल है, इसको नोट करेंगे, जो भी नोट करना हुआ करे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक, अब इसके बाद
फिर हमारी जो 7 क्वांटिटीज बनी, तो उसमें पहली क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ। अच्छा, मैंने जब पिछली क्लास में जो भी आपको वो यूनिट बताए थे, तो यूनिट में क्या था? यूनिट के साथ साथ मैंने करेक्टरिस्टिक भी बताए थे, उसमें कुछ लाइनें थी, अगर आप अपनी कॉपी में देखें तो उसमें लिखा हुआ है, एक में था मस्ट बी वेल डिफाइंड, और शुड, मतलब उनका एक सर्टेन साइज होना चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और वो जगह के हिसाब से, या मतलब हीट मॉइस्चर इन सब के हिसाब से वो चेंज ना हो। ठीक है। मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड एनीवेयर। हालांकि रिप्रोड्यूस्ड वाली चीज़ें हर जगह लागू नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं करी जा सकती थी, जो भी हमारी यूनिट है। ठीक। तो उसमें पहली क्वांटिटी जो है वो हमारी लेंथ है। लेंथ। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, रुक जाइए, पहले एक ये डालिए आप लोग। पहले क्या लिखेंगे? क्वांटिटी। क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद यूनिट लिख लीजिए। सिंबल, मतलब सिंबल तो, सिंबल की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, नहीं तो सिंबल, सिंबल रहने दीजिए, या फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, सिंबल ज़रूरी है, कुछ हद तक तो ज़रूरी है। ठीक। पहली क्वांटिटी क्या ली हमने? लेंथ। इसका यूनिट लिया, इसका यूनिट क्या लिया? इसका यूनिट लिया है मीटर। इसका सिंबल होता है एम। ठीक है। अब जो भी डेफिनेशन है हमारी 1 मीटर की, 1 मीटर हमारी लगभग इतनी ही होगी, ये मेरा अंदाज़ा है, लगभग इतनी ही होनी चाहिए। ठीक। अगर इतनी होती, आखिर 1 मीटर इतनी ही क्यों होती है, उसका आपको, उसके बारे में आपको पढ़ने मिलेगा सब अपनी एनसीईआरटी से। पहली लाइन पढ़ेंगे डेफिनेशन में, ये जो लिखी हुई है, ये जो इसमें पहली डेफिनेशन है वो क्या है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ, लाइट कितनी, लाइट की वेलोसिटी कितनी है? 299,792,458, इतने मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इतनी ही है। हाँ ठीक है। अब ये वैल्यू देखनी थी सिर्फ। देखिए, लाइट इतने मीटर 1 सेकंड में कवर कर लेती है। ठीक। अब क्या है, मैंने क्या लिया, तो हमने क्या लिया, इसको लिया 1 मीटर। आखिर इस वैल्यू को ही 1 मीटर क्यों लिया गया? 1 सेकंड के 1 बाई इतने ऑफ सेकंड, 1 सेकंड का 299,792, तो हम सभी जानते हैं लाइट की जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक। और ये वो हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, जो रियल वैल्यू होती है इन वैक्यूम वो यही होती है। हमारे जो भी अर्थ के बाहर जो भी है, हमारा पूरा जो भी यूनिवर्स है, वो सब क्या है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस। क्योंकि वहाँ पे कोई जो भी है वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। हालांकि अलग कुछ एक आध जो प्लैनेट्स हैं उन पे है थोड़ा बहुत जो भी एटमॉस्फेयर है, बाकी जो भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक पूरा एक स्पेस है। ठीक है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं। तो ये क्या है, तो ये क्या था, ये लाइट की जो, मैंने क्या कहा था, जो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। लाइट की वैल्यू आप कहीं भी चली जाइए यूनिवर्स में, अगर वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड इतनी ही रहेगी। अब आप ऐसे समझिए, अगर थोड़ा बहुत चेंजमेंट, पहली बात तो लाइट की स्पीड में कभी कोई चेंजमेंट होता ही नहीं, वो बिल्कुल बहुत सर्टेन होती है। ठीक है। तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, और इतनी ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड का इतने भाग में जो डिस्टेंस वो कवर कर देगी लाइट, 1 सेकंड के इतने पार्ट में जितना डिस्टेंस कवर कर लेगी लाइट, उसको ही हमने क्या कहा? मीटर। और लाइट की वेलोसिटी तो कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा वैक्यूम में, हाँ अगर आप किसी मीडियम से उसको पास कराएंगे वो बात अलग है, लेकिन वैक्यूम में लाइट की आप कहीं भी जाएंगे तो वैल्यू आपको लाइट की स्पीड इतनी ही मिलने वाली है। तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने क्या लिया, 1 बाई ऑफ इतने सेकेंड में, 1 बाई इतनी वैल्यू के और इतने टाइम में जो दूरी है उसको हमने क्या लिया? 1 मीटर। ये क्या थी हमारी, इसको हमने लिया 1 मीटर। ठीक। अब ये तो हो गई हमारी। फिर क्या हुआ, लेंथ के बाद अब हमने क्या किया, अब हमें जरूरत पड़ी दूसरी क्वांटिटी, मास की। मास, केजी, सॉरी मास को वही हिसाब है, किलोग्राम लिखेंगे यहाँ पे।
किलोग्राम, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, केजी, ये सिंबल है। अब इसकी भी डेफिनेशन फिर से पढ़िए, सब लोग बुक से पढ़ेंगे कि क्या लिखी हुई है। मैं बताता हूँ पढ़ के। द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम इज, क्या लिया है, एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का सिलेंडर लिया गया है, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट पेरिस, रोम। इसमें क्या किया गया, अब मास के लिए हमने क्या लिया, एक टुकड़ा ले लिया अपने हिसाब से, ठीक है। हालांकि ऐसा हम कुछ भी चीज़ ले सकते थे, हमने प्लेटिनम इरिडियम ही क्यों लिया, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय इसलिए लिया गया, देखिए उसमें क्या था, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय जो होता है हमारा, उसमें अगर उसमें देखिए कुछ कुछ मेटल होते हैं, कुछ किसी में रस्ट हो रही है, और कोई किसी का समय के साथ साथ वैल्यू घट गई, मान लीजिए कोई हल्का हो गया, कोई सिकुड़ गया, कोई थोड़ा एक्सपेंड कर गया, प्लेटिनम इरिडियम जो है वो ठीक बिल्कुल वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो हम इसीलिए आपको अगर नेट पे सर्च करेंगे तो हम देखेंगे प्लेटिनम इरिडियम जो भी है हमारा, एक सिलेंडर है जो भी सिलेंड्रिकल शेप में, जो प्लेटिनम इरिडियम का जो भी एलॉय है वो लेके उसको पूरा नाप के और उसी के बेसिस, उसी से मेज़र होके, और सारे जो भी हमारे मेज़र्स हैं वो बनते हैं 1 kg वाले, वो वहाँ पर जो भी इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, तो वहाँ पर ये सब सुरक्षित है, ठीक है। तो वो हमने लिया गया क्योंकि वो टाइम के साथ साथ ना उसमें रस्टिंग होगी, ना ही उसके कोई वेट्स में या उस पर हीट मॉइस्चर का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, ना ही उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आ सकता। वो उस टाइम पर सबसे एक्यूरेट एक्यूरेट मेजर था जो कि चेंज नहीं हो सकता था, तो इसलिए हमने क्या लिया, प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय, जिसमें और खास बात तो यही थी ना कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, ना रिडक्शन होगा ना ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए उसको चुन लिया गया। तो वो क्या था हमारा, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। तीसरी बारी आती है टाइम की, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखिए नॉलेज के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि आपको ये सब बातें सब कोई नहीं बताएगा, सब सीधे इसके बाद लेंथ एंड मेजर और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो सीधे सब आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं जब क्लास में था तो मुझे टीचर्स ने कभी नहीं बताया कि इस टेबल का क्या मतलब है, और जब मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग पढ़ाने के, तब मेरे को ये चीज़ें समझ में आ रही कि आखिर इसका क्या मतलब था। मैं ट्वेल्थ करी इतना टाइम हो गया, मुझको इन चीज़ों का मतलब नहीं पता था, ठीक। तो इसीलिए कुछ चीज़ों की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है, टाइम, टाइम क्या है हमारा, सब लोग मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ेंगे कि द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरेशन कितना है हमारा, ड्यूरेशन है हमारा 9192 और कितना है 631770, ठीक। इतने पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम। अब देखिए ये क्या है, ये एक वैल्यू है, ठीक। इसने क्या बताया, टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम 133 एटम, सीजियम का एक एटम है, ये एटम है सीजियम का, ठीक है। इस तरह से ये हम जानते हैं एटम में जो भी हमारी वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल बोल दीजिए, ठीक है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। ये हमने मान लिया यहीं पे रिवॉल्व कर रहा है इसे, या यहाँ पे कहीं पर भी रिवॉल्व कर रहा है, क्या हुआ इस पे या फिर इसको हमने एनर्जी दी है कुछ भी, तो इससे क्या हुआ, मान लिए इसका, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर था, ये स्ट्राइक कर गया, स्ट्राइक से मतलब है उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आ गया, उसकी एनर्जी घट गई। तो ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन में, जब भी आप एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है, अपने से हायर लेवल में चला जाता है, हायर शेल में चला जाता है, जब वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है, फिर जहाँ पे था फिर अपने से फिर उससे नीचे आ जाता है, एनर्जी मिलती है फिर अब। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हुआ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से सीजियम 133 एटम में इतने ट्रांजिशन जितने पीरियड ऑफ टाइम में हो जाएंगे, इतने ट्रांजिशन जितने पीरियड ऑफ टाइम में हो जाएंगे वही क्या कहलाएगा हमारा 1 सेकेंड। और सीजियम एटम इसलिए लिया गया क्योंकि सीजियम एटम में ही वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है। तो सीजियम एटम इसकी जो वैल्यू थी वो इसकी कांस्टेंट थी, तो इसलिए क्या लिया गया, इतने नंबर ऑफ जो भी ट्रांजिशन थे हमारे,
वो जितनी टाइम में हो जाएंगे, किस में, सीजियम 133 एटम में, उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को हम कहेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये 1 सेकेंड क्या है, इतने नंबर ऑफ ट्रांजिशन। अब क्योंकि बार बार उससे जब ट्रांजिशन होगा तो कुछ ना कुछ उसमें लाइट चमकेगी, तो इतने सारे ट्रांजिशन हो रहे थे, तो इतने सारे, समझ लीजिए इतनी बड़ी संख्या, इतने सारे ट्रांजिशन हो जाएंगे कितनी देर में, इतने सारे ट्रांजिशन होने में जो टाइम लगता है कितना होता है, सिर्फ 1 सेकेंड, उसी टाइम को माना 1 सेकेंड, और ये कांस्टेंट था। आप कहीं भी सीजियम एटम में या जो भी जब भी कुछ भी करेंगे, देखिए सीजियम हमारा उसमें इतनी एक्यूरेट रहता है कि पहले जो भी हम अब स्पेस वगैरह में जाते थे तो वहाँ सीजियम क्लॉक्स ही यूज़ होती थी, क्योंकि चाहे अर्थ हो या अर्थ से बाहर स्पेस में भी इस पे ग्रेविटी या और किसी भी चीज़ का कोई भी, देखिए ऐसा था, जो हमारी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे तो किसी भी चीज़ की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, कोई भी अगर हम स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, बढ़ भी सकती है और हाँ बढ़ती है। तो क्या था, अब हमें ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये हमारी जो क्लॉक है ये हो सकता है कि इसकी एक्यूरेसी चली जाए या कुछ भी, और सब में मटेरियल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, वो उनमें एक्यूरेसी नहीं थी। पर सीज़ियम जो था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, ठीक है? तो इसीलिए जो क्या था, हमने सीज़ियम को चुना, और सीज़ियम के ये जो ट्रांज़िशन हो गए जितनी देर में, उसी को मान लिया 1 सेकंड। तो सीज़ियम इसीलिए जब पहले स्पेस में आते तब, तो वो सीज़ियम क्लॉक्स ही लेके जाते थे, ठीक है? क्योंकि वही एक्यूरेट रहती थी, और अगर आप और कोई लेके जाएँगे वो अपनी एक्यूरेसी खो देगा। तो यही कारण था हमने सीज़ियम को चुना, ठीक है? अब हमारा चौथा जो भी है, चौथा क्या है हमारा, लेंथ, मास, टाइम, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में और आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट को, रुक जाइए, इलेक्ट्रिक करंट लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, और एम्पियर के लिए क्या लिख दो, ए लिख दो, सीधी सी बात है। अब देखिए, हाँ, मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं समझना इन्हें कुछ आता नहीं इसलिए बुक से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर ये चीज़ें मुझको, ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए जाननी, इसलिए मैंने इसको तैयार नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं था। अब देखिए क्या है, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड। इसमें क्या होता है, देखिए ये मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ लें, वरना अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो आप भी नहीं पढ़ेंगे। अब क्या होता है, इसमें क्या कहा गया है, टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, हमने कोई दो कंडक्टर ले लिए, क्या है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक, और जब दोनों में करंट फ्लो करेगा तो आगे चल के जो भी है, अगर आप इसकी लेंथ को 1 मीटर ले लें, ठीक है, या फिर इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो क्या है, हाँ, हमने क्या किया, इसको 1 मीटर, उसमें आगे बताएगा आपको जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें लास्ट में लिखा होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर लेंथ, इतनी फोर्स लगेगी। तो क्या करेंगे हम, हमने कोई दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स लिए, उनसे करंट फ्लो किया है, ठीक है, जब हमने उनसे 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया है, तो क्या है वो, जब उनके बीच में कोई दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो उन्हें एक निश्चित डिस्टेंस पर रखा गया है, उसके बाद जब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। जब उनके बीच में इतना फोर्स लगेगा, ठीक है, और जब वो एक दूसरे की दूरी पर रखे हुए हैं, एक सेकेंड, हाँ, 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, एक दूसरे से ये 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, और उसके बाद, हाँ ठीक है, वुड प्रोड्यूस बिटवीन, तो क्या है, कोई दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं, रख दिए, इससे करंट फ्लो कर रहा है, इससे भी, इससे भी, अब क्या है, ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, जब इनसे करंट फ्लो करेगा और ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो फोर्स बह रहा है, जो जब इनके बीच में फोर्स जो होगा वो इंटू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा, उस टाइम जो इनसे जो करंट बह रहा होगा, इनके इनमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा,
वो क्या कहलाएगा हमारा, वो ही कहलाएगा हमारा 1 एम्पियर। तो ये होता है 1 एम्पियर जिसको चुना गया हमारे यूनिट के तौर पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा 1 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में मैं पहले पढ़ के बताया था, द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो मैं यहाँ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में सिर्फ टेम्परेचर लिख देता हूँ, आप सभी समझदार हैं। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, और होता है के। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात की गई है। देखिए सबसे पहले एक टेम्परेचर, अब मुझे डिग्री तो नहीं याद है, एक जैसे कि मान लीजिए हमने ग्लास है हमारा, उसमें बर्फ़ जमी हुई है, हमने बर्फ़ फ्रिज से निकाल दी है। अब उसमें क्या है, हमने अगर एक्सपेरिमेंट के लिए एक बीकर लिया कांच का, उसमें उसमें पानी भर के उसको जमा दिया, बर्फ़ जो फ्रिज में रख दिया। अब उसके बाद एक एक निश्चित टेम्परेचर पे आके वो क्या है हमारा इस तरह से है, ये बर्फ़ है ऊपर, ये है आइस, ये है वाटर, ठीक। अब क्या है, फिर हमने क्या किया, इसको एक ऐसे पॉइंट पे ले गए, फिर हमने, हाँ, ये अब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, सीधी सी बात है, आइस से वाटर, आइस हल्की होती है ऊपर चली जाएगी, वाटर नीचे चला जाएगा। फिर हमने क्या किया, अब इसमें से आप जानते हैं इसमें से हल्के हल्के से उसमें से वेपर्स निकलती हैं। तो जब हम यहाँ से प्रेशर को कम कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर, लो प्रेशर, जब प्रेशर हो जाएगा लो, अगर हम इसको किसी कंटेनर में रख के उसमें से प्रेशर लो कर दें, तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तब पानी जो है तीनों फॉर्म में होगा, ये वेपर के फॉर्म में भी होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वेपर के भी फॉर्म में होगा, आइस के भी फॉर्म में होगा, वाटर के भी फॉर्म में होगा। और जब वो तीनों फॉर्म में होगा उसको ही क्या कहा गया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, जिस पॉइंट पे ट्रिपल पॉइंट होगा, जिस मतलब जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा 1 केल्विन, ठीक है। तो जो भी हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कहलाएगा 1 केल्विन। इससे कुछ ज़्यादा खास नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस नॉलेज के लिए था, या आप बुक से भी नोट कर सकते हैं, ठीक। तो मैं अभी इसको रख करूँगा क्योंकि मुझको ही ख़त्म करना है आपका टॉपिक आज का, ठीक। फिर उसके बाद कितनी हुई, 1 2 3 4 5 टेम्परेचर, और क्या बचा है, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। 2 और बचे हैं तो मैं ऊपर ही बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख कर देता हूँ। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, चमक। अब चमक भी कितनी होनी चाहिए वो भी देखना है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है हमारी, या पहले ऐसे कर लीजिए टेबल के हिसाब से ही जो बुक में बनी है वो मोल लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मोल, इसका सिंबल होता है ये। इसकी क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है, आप इसको अगर पढ़ेंगे तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम व्हिच कंटेन्स सो मेनी एलिमेंट्री एंटिटी एज देयर आइटम्स इन 0.012 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन। देखिए इसमें क्या है, इसको मेज़र करने के लिए बहुत छोटा सा लिया गया एग्जांपल क्या था, कि हमने क्या ले लिया, 0.012 kg ऑफ कार्बन ले लिया। किसी भी चीज़ का बेसिस, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है, ये ले लिया। 0.012 kg कितना हुआ, 12 ग्राम। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना था, हमने मान लिया 12 ग्राम कार्बन जो है, या 0.012 किलोग्राम, ऐसा यूनिट में ले लिया इन्होंने, 0.012 kg। कोई भी सब्सटेंस नापने के लिए अगर मेजरमेंट करना है तो हमने मान लिया कि अगर 1 मोल है कोई चीज़, 1 मोल इक्वल्स टू, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करना है अगर 1 मोल देखनी है तो क्या होगा, 0.012 किलोग्राम या फिर 1 मोल, ठीक है। तो हमने बस इसी को क्या ले लिया, और कार्बन को ही क्यों लिया, एक क्वेश्चन बस ये और बन सकता है इसमें,
कि कार्बन को ही क्यों लिया, कार्बन को इसलिए लिया क्योंकि कार्बन पहली बात तो ऐसा नहीं है कि वो नॉन मेटल इसलिए लिया गया, इसीलिए क्योंकि हर चीज़ कार्बन से मिलके बनी है, ठीक है? तो जो उससे क्या बोलते हैं, जो अबंडेंसी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है तो कार्बन ही। यहाँ तक कि हम भी कार्बन से बने हुए हैं, ये हमारी बॉडी में भी कार्बन है, आस-पास जो भी है हर चीज़ कार्बन का उसमें बहुत योगदान है, तो कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो क्या है ये हमारा, ये हो गया अमाउंट ऑफ स्टैंड मोल, ये 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन, ठीक। अब आती है हमारी लास्ट क्वांटिटी जिसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, इसको भी रफ करना पड़ेगा लग रहा है, तो ये होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी माने क्या, मतलब चमक, ठीक है, कोई चीज में कितनी चमक है, तो इसको क्या नाम दिया गया, कैंडेला। हाँ, इसका मुझे पता है, इसको कैंडेला नाम किया दिया गया। तो पहले ज़्यादातर शायद कुछ कैंडल वगैरह से ही रिलेटेड था, तो कैंडल में भी वो कुछ, हाँ, तो पहले ऑरेंज येलो कलर को ज़्यादा लिए गया, तो हमारी जो आग थी वो येलो कलर की होती थी, कैंडल में कुछ ऐसा था, मैंने देखा था, तो कैंडल से ही रिलेटेड हुआ है ये, कैंडेला कैंडल से ही बना है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक। उसके बाद क्या है, एंड दैट हैज ए रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/, इतने इतने वाट पर स्टेरेडियन। देखिए क्या है, हमारी जो भी मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक वो होता है जिसमें जैसे कि हमारी वाइट लाइट है, ये 7 लाइट से मिलकर बनी होती है, विप की, और आप जानते होंगे 9-10 में आपने पढ़ा होगा ठीक है, सॉरी। तो हाँ, तो क्या है, ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लाइट होता है। हमने क्या लिया, हमने एक लाइट ली, उसका इतनी फ्रिक्वेंसी की, हमने इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट ली, ठीक, और उसमें क्या था कि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन हमने लिया है, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, और इसी में शायद येलो कलर भी लिया गया है, इसमें अगर येलो कलर नहीं लिखा है तो अच्छा ठीक है, येलो कलर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 504 जो भी है 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, तो ये क्या होता है हमारा, एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन होता है। मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल कलर्ड लाइट, जिसका जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होगी, अगर कोई भी लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होगी, मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, और एक चीज और है, वो क्या है, लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये और है, एंड दैट हैज ए रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। इसी डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए, वाट पर स्टेरेडियन, ठीक है। उस डायरेक्शन में अगर इतनी वो है, जैसे क्या बोलते हैं, इतनी उसकी इंटेंसिटी है, कोई भी मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, इंटेंसिटी इतनी है, तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, जो भी लाइट जा रही है उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको क्या कहेंगे हम, 1 कैंडेला, ठीक है। इस तरह से ये हमारी 7 क्वांटिटीज कंफर्म कंप्लीट हो गई, और अगर वो जो 2 क्वांटिटी हैं उनके बस उसमें तो सिर्फ उनके सिंबल जानने हैं, और हमें उसे क्या बोलते हैं, उनके सिंबल और उनकी क्वांटिटी जानी। पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल मैं बता देता हूँ, जो भी हमारा कोई एंगल है, ये जो आर्क है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। ये है हमारा प्लेन एंगल, और कोई भी कोण है, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ बन गया है कोई भी हमारा कोण है अगर ऐसे, यहाँ पर जो एंगल है, वो जो पूरा एंगल बनता है वो है थीटा, ठीक। तो इस तरह से हमारा प्लेन एंगल की वो होती है, प्लेन एंगल का क्या होता है, थीटा, और स्टेरेडियन, ओ हाँ सॉरी, लिख देता हूँ मैं, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का क्या होता है, रेडियन, रेडियन को ऐसे लिख दीजिए आप, रेड, ठीक। और स्टेरेडियन, ओ हाँ सॉरी,
इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ये जो हमारी +2 वाली हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है? स्टेरेडियन, SD, ठीक है। इस तरह से हमारी जो भी है, हमारी क्वांटिटीज़ कंप्लीट हो गई। अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लासेस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, तो इसलिए जो है बस मैं धीमे धीमे, अभी 12th क्लास की भी अपलोड होनी है आज से। आज से नहीं तो फिर कल से क्लास 12th भी स्टार्ट हो जाने वाला है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12th का। लेकिन वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो अपलोड ही नहीं हो पाई क्लास, ठीक है। तो हम धीमे धीमे बहुत जल्दी ही सिलेबस को समय से पहले पूर्ण कर लेंगे। क्लास जो भी है हमारा दिसंबर तक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो नॉलेज के लिए था, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये जो टेबल है, देखिए ये तो क्वांटिटी यूनिट सिंबल है तो पता होना चाहिए, ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताया ये नहीं आता एग्जाम में, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे, मैं ही निकल गया, मेरे साथ वाले जितने थे हम लोग कभी भी इन चीज़ों का मतलब जान नहीं पाए कि आखिर ये क्या होता है। आपका भी 11th 12th ऐसे ही हो जाएगा, आप जब आप पढ़ेंगे टीचर से देखिएगा क्लास में नहीं बताते, ठीक है। तो ये ज़रूरी था पढ़ाना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, और सभी लोग अपना ध्यान रखें, आराम से अच्छे से रहिए। बाय बाय।